Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. Good morning to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes, Private Limited at Prayagraj. Today we have a discuss about the 30 most expected questions which are most important for the Navy एंड एयरफोर्स बेसिस. और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी सीरीज जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है नेवी एयरफोर्स बैचेस के लिए वो लेकर के आएंगे. तो आज मैं फिर से इस सीरीज़ को जारी कंटिन्यू रखता हूं. तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में डियर क्लास. और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा पहला जो फॉर्मेट सैम्पल पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं ये एक प्रकार का फॉर्मेट है और एक्सपेक्टेड है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके नेवी और एयरफोर्स के बैचेस में आ सकते हैं. अगर पहले क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो भारत ने किस देश को कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 टन दवाई की आपूर्ति की है? पहला ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन सी जो है वो है ऑप्शन सी जो है क्लास ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी जो है वो आपके सामने इन फ्रंट में है अमेरिका. और थर्ड इट मीन्स फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो हमारा ऑप्शन है मालदीव. देखिए अगर हम अभी रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं वर्तमान समय की बात करूं तो डियर कैडेट्स जहां पे हमें पता चलता है कि भारत ने एक मालदीव के साथ काफ़ी प्रयास किया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय पहले अगर मैं बात करूँ तो तख्ता पलट की कोशिशें की गई थी. और मैं बात करूँ तो मोहम्मद इब्राहिम सोलीह जो वर्तमान समय में मालदीव के राष्ट्रपति हैं उनका जो भारत के साथ संबंध रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है. और इन कंपेयर टू यामीन अब्दुल्ला, इसके पहले यामीन अब्दुल्ला जी राष्ट्रपति थे तो वो कहीं ना कहीं चीन की औपनिवेशिक शक्ति का विस्तार कर रहे थे मालदीव में. अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो मालदीव इसका राइट आंसर होगा क्लास. इसका राइट आंसर क्या होगा? मालदीव. यानी कि भारत ने किस देश को कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 टन दवाई की आपूर्ति की है वो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मालदीव. क्लियर क्लास. अब हम मालदीव को देख सकते हैं कि मालदीव एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है. इट मींस इट सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी. क्लियर क्लास. तो एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि मालदीव एक लैंड लॉक्ड कंट्री है या नहीं. लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है ये. अगर हम बात करें इंडिया के मैप पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे आप देखेंगे तो श्रीलंका इसी से थोड़ी सी दूरी पर आपको क्या मिलेगा? मालदीव मिलेगा जिसकी कैपिटल क्या है मालदीव की क्लास? माले. ओके. और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलीह. और अगर मैं बात करूं यहाँ की संसद का क्या नाम है तो यहाँ की संसद का नाम है मजलिस. यहाँ की संसद का क्या नाम है डियर क्लास? मजलिस. क्लियर. अब यहाँ के फर्दर अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ की करेंसी देखिए CCC नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर आपके लिए लेकर के आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है ये क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और नियर अबाउट अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो जो भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसका मैंने एक सीरीज बनाई है और आगे नेक्स्ट फर्दर कुछ दिनों में मतलब नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे. तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो मालदीव के बारे में हमें और क्या जानना चाहिए? इट मींस किसी भी कंट्री के बारे में हमें CCC के बारे में पता हो. व्हाट इज द CCC? इट मींस कंट्री, लोकेशन उसके कहाँ पे है, कहाँ पे अवस्थित है वो. और दूसरा अगर मैं बात करूं तो उस कंट्री की करेंसी क्या है. और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूं तो वो कैपिटल क्या है, कैपिटल, करेंसी और कंट्री ना. ये सीरीज आगे हम लेकर के बहुत जल्द आने वाले. तो अगर हम बात करें तो यहाँ के संसद के बारे में हमें पता चल गया. इसकी संसद का नाम क्या है? मालदीव की मजलिस. क्लियर क्लास. यहां तक क्लियर हो गया. अब यहां से अगर CCC की मैं बात करूं तो एक चीज छूट रही है जो कि करेंसी. करेंसी क्या हो सकती है? यहाँ की मालदीवियन रूफिया. क्या है? रूफिया.
तो यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जितने भी रिलेटिव आंसर्स हो सकते थे मैंने आपको बता दिया। पहला, यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। करेंसी क्या है यहाँ की? रुपया है ना। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है या नहीं? नहीं है लैंडलॉक्ड कंट्री। दूसरी चीज यहाँ की अगर मैं बात करूं तो आपका मैप में, अगर इंडियन मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वन साइडेड अगर मैं बात करूं तो आपका श्रीलंका, उससे फार अवे डिस्टेंस पे थोड़ा सा ये मालदीव है। अब मालदीव के बारे में अगर बात करी जाए तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1988 यहां पे तख्ता पलट का प्रयास किया गया था और श्रीलंका के कुछ विद्रोहियों ने, तमिल विद्रोहियों ने यहां पे क्या कर लिया था? यहां के बंदरगाहों पे, यहां के प्रशासनिक संस्थानों पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और उसी समय यहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया? 9 देशों को इमरजेंसी कॉल की थी। उसमें सबसे फास्ट 9 आवर्स, विदिन 9 आवर्स में रिस्पॉन्स करने वाला जो देश था वो था कौन? भारत, इंडिया। और हमारे जो एक तरीके से क्या है, पैराशूट कमांडोज हैं, वह उन्होंने क्या किया था? मालदीव को स्वतंत्र कराया था ना। उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं की गई थी? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस। क्लियर क्लास? तो हमें सारी चीजें इसके बारे में, पहले क्वेश्चंस के बारे में पता कीजिए। अब भाई देखिए, अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो हो सकता है इसमें पूछ लेंगे कि किस विमान के द्वारा दवा आपूर्ति की गई थी। तो जो विमान था वो उसका नाम था हरकुलिस 130J। क्लियर क्लास? हरकुलिस के द्वारा। और इसके साथ साथ मार्च के ही महीने में भारत सरकार ने 14 अपने स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स को भी वहां पर भेजा था तुरंत बचाव एवं राहत कार्यों के लिए, कोविड-19 के लिए। क्लियर क्लास? तो पहले का हमें राइट आंसर मिल गया। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे सामने हमारा प्यारा सा अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। क्लियर हो गई क्लास बात? और कभी कभी चीन इस एरिया पे अपना औपनिवेशिक एक तरीके से स्थापना की पर्पज से इसको बताता है कि ये चाइना का एरिया है। क्लियर क्लास? और विवाद चलता रहता है। अब बात करते हैं किस राज्य में जनसंख्या घनत्व, जनगणना की अगर बात करी जाए, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार, सेंसस डेटा 2011 के अनुसार सबसे कम है ना। तो सबसे कम की मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बिहार तो है नहीं। दूसरे की बात करता हूं, केरला लिटरेसी में टॉप पे है, नो डाउट। अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, नागालैंड। अब देखिए हमारे पास एलिमिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत 2 ही चीज हमारे पास माइंड में आ रही, या तो अरुणाचल प्रदेश होगा या तो नागालैंड। तो राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गई बात? अरुणाचल प्रदेश इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है सबसे कम, अगर ज्यादा पूछ ले तो कहां पे है? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं तो वो कहां पे है भैया? वो सबसे ज्यादा है आपके यूनियन टेरिटरी दिल्ली में। क्लियर हो गई बात? तो इसका आंसर ये हो गया। और मैप में हम प्यारा सा अपना अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं। क्लियर क्लास? इफ यू टॉक अबाउट द मेजर कैल्सी, अगर मेजर कैल्सी की बात करी जाए प्यारे कैडेट्स, तो यह प्रयागराज में स्थित है। और वर्तमान समय में यहाँ पर एनडीए, सीडीएस और एमएनएस और अन्य विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। और आपको इसके साथ साथ लाइव क्लासों के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और आफ्टर द कंप्लीट यूनिट हम कंडक्ट कराते हैं यूनिट टेस्ट को भी। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो विभिन्न प्रकार के डिफेंस के सेक्टर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं वो मेजर कैल्सी ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉफिट ले सकें अधिक से अधिक मात्रा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो एज यू नो हियर इज द मेंशनिंग अबाउट इन द पिक्चर गोरखपुर जंक्शन, और आंसर भी आप नो डाउट आप कंफर्म कर चुके होंगे। चलिए अगर मैं बात करता हूं उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो भाई उत्तर पूर्व ना नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो हमारा कहां पे है? गोरखपुर में। क्लियर? टोटल जो हमारे मंडल्स हैं वो कितने हैं वर्तमान समय में? 18। अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है ना। गोरखपुर को 3 डिविजन्स। अब वो डिविजन्स कौन कौन से हैं जरा हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, वो 3 डिवीजन कौन कौन से हैं। देखिए तो पहला अगर मैं बात करूं गोरखपुर डिवीजन के अंतर्गत जो आता है वो लखनऊ आता है। क्लियर हो गई बात? दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा आता है? दूसरा सेकेंड नंबर पे इज्जत नगर, जो कि कहां पे है? बरेली में ना।
लखनऊ हो गया, बरेली हो गया ना भाई। अब अगर मैं बात करूं थर्ड जोन की तो कहां पे है, डिवीजन की बात करूं तो वो कहां, बनारस। क्लियर हो गई बात, यानी कि बनारस जंक्शन, लखनऊ जंक्शन और इज्जत नगर जंक्शन जो कि बरेली में पड़ता है, ये तीन क्या हो गए आपके भैया, उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय हो गए। क्लियर हो गई बात। चल अब आगे बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं। तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र में कंपटीशन हो सकता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं, इट मींस कॉटन क्लोथ्स इंडस्ट्री आर मिल्स कहां पे हैं। मिल की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक मिलों में अगर टॉप की बात की जाए तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र। बट अगर यहां पे डियर कैडेट्स क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए और कह दिया जाए कि भारत का कौन सा राज्य कॉटन में अग्रणी है या फर्स्ट पे है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। कॉटन की अगर बात करेगा कि कॉटन प्रोडक्शन में टॉप पे कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका, गुजरात। क्लियर क्लास। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर हमें बाइलिंगुअल पढ़ाइए, या कुछ बच्चे कहते हैं कि प्योर इंग्लिश में। देखिए लैंग्वेज की वजह से आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं और जो टफ है मैं उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में कर दे रहा हूं, ठीक है। और देखिए अगर नेवी एयरफोर्स की बात करी जाए, जिस लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें हिंदी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर जहां भी आपको डाउट होगा तो मैं इंग्लिश वर्ड्स इसका मतलब ट्रांसलेट कर दूंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, महाराष्ट्र। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और पूछ ले कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है कि जो कॉटन उत्पादन में अग्रणी है, टॉप मोस्ट पे है, तो वो कौन सा हो जाएगा आंसर, गुजरात। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट ना, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1940, 1941, 1942 और 1946। देखिए दो यहां पे राइट आंसर्स हो सकते हैं, 1940 और 1942, क्योंकि रीजन बताता हूं क्रिप्स मिशन का भारत आने में। क्रिप्स मिशन भारत में इसलिए आया था कि उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भारतीयों का सहयोग मिल सके, कोऑपरेशन मिल सके ना, हेल्प मिल सके, उसके पर्पज से आया था। तो भाई उस टाइम पीरियड की बात करो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आप जानते हैं 1914 से 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला, 1939 टू 1945 ना। तो 1939 से 1945 के बीच में अगर मैं बात करूं तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। और इन द एक्सीलेंसी ऑफ, इसके प्रेसिडेंट कौन थे जिनके चेयरमैनशिप में इंडिया ये आए, उनका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स ना। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्लियर हो गई बात। उनका क्या नाम था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और यही बंदा था जो कैबिनेट मिशन के भी समय में आया था 1946 में, 1946 में। भारत को एक संवैधानिकता के आधार पर स्वतंत्रता देने की बात चल रही थी उस समय, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स उस समय भी आए थे। और उनके साथ दो अदर व्यक्ति और भी आए थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कौन कौन, एवी अलेक्जेंडर ना, पैंथिक लॉरेंस एंड स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये बंदा दो बार भारत में आया था। और आप समझिएगा, पहली बार क्रिप्स मिशन के अंतर्गत 1942 में ना, और दूसरी बार 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। क्लियर हो गई बात। चलो अब प्रार्थना समाज की बात करते हैं। 19th सेंचुरी के समय में हम जानते हैं कि भारत में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इंडिया में काफी कंट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। आत्मारंग पांडुरंग, देखते हैं भाई। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की अगर बात करी जाए तो इन्होंने सोसाइटी की स्थापना की नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सोशल रिलीजियस परफॉर्मेंस की मैं बात करूं उस समय मूवमेंट्स की, तो दयानंद सरस्वती और आत्मारंग पांडु में हो सकता है ऑप्शन। तो आप देख लेते हैं दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी, आर्य समाज की ना। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना करी थी, प्रार्थना समाज की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्माराम
पांडुरंग। और कहां पे स्टेब्लिशमेंट किया था इसका? स्टेब्लिशमेंट इसका किया था मुंबई में। कब किया था? 1867 में। कहां पे किया था? मुंबई में। और कब किया था? 1867 में। आफ्टर द 2 इयर्स, 2 साल के बाद, जस्ट 1869 में, और इसके जो अध्यक्ष बना दिए गए थे, जो एसोसिएट हो चुके थे प्रार्थना समाज से, वो कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ओके, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, नटराज की प्रसिद्ध एकांश प्रतिमा किस वंश से संबंधित रही है? मुगल। पहला ऑप्शन आपके पास है मुगल, कोई चांस ही नहीं है मुगल से। मुगल आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो नटराज शिव जी की मूर्ति है, आप समझ सकते हैं कि कोई चांस नहीं है, प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। चालुक्य चोल या पल्लव से हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि साउथ इंडिया में उस जमाने में अगर मैं बात करूं तो भगवान शंकर और विष्णु की पूजा प्रारंभ हो चुकी थी और किया करते थे। और खासकर भगवान विष्णु के तो काफी मंदिर आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी से एक परंपरा बन गई कि भाई मंदिरों का निर्माण करना है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नटराज की प्रसिद्ध एकांश प्रतिमा का किस वंश से संबंध है, तो वो आपका राइट आंसर होगा चोल वंश। और ना, जैसा कि आप इस कल्चर में देख रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, इट मींस एक डॉर्फ साइज का बंदा दिख रहा होगा आपको स्मॉल साइज में, इसके ऊपर भगवान शिव ने अपने पैरों को रखा है। और नटराज की अगर मैं बात करूं तो इनको माना जाता है कि ये डांस के देवता हैं, नृत्य के क्या है? देवता हैं। क्लियर हो गई बात? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपस्मारा ना, उसके बारे में भी बताया गया है, जो कि रिसेंबल करता है अज्ञानता को, इग्नोरेंस को। जो नीचे इमेज आप देख रहे हैं वो अपस्मारा की। क्लियर हो गई बात? चल, तो यानी कि बेसिकली नटराज की प्रसिद्ध एकांश की प्रतिमा किस वंश से संबंधित रही है? चोल वंश से। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54th सदस्य बना है ना, 54वां देश बना है? अगर मैं बात करूं तो नेपाल, मालदीव, चीन, न्यूजीलैंड। देखिए इसमें एक ही देश ऐसा है जो कि काफी विवादों में रहा है रिसेंट 2017 से लेकर के नियर अबाउट अगर मैं बात करूं 2019 के एंड तक, तो वो ओनली वन देश रहा है मालदीव। बिकॉज क्योंकि इसके बीच में काफी यहां पे तख्ता पलट के प्रयास किए गए हैं। और मालदीव के जो यामीन अब्दुल्ला थे, अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी के साथ किसकी हमने इमेज लगा रखी है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी की, और काफी अच्छा बॉन्डिंग रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब इनके ऊपर आपात पड़ा है तब तक भारत ने मदद की है, चाहे वो सुनामी रही हो और चाहे ऑपरेशन कैक्टस रहा हो, चाहे वर्तमान समय में कोविड-19 की सिचुएशन को कंट्रोल की बात रही होगी ना। तो बहुत अच्छा रिलेशन रहा है इन दोनों के बीच में। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड हो नहीं सकता यार, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। चीन, तो ये मालदीव ही है और 54th कंट्री बनी है। अब मालदीव के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और मालदीव के बारे में अगर बात करी जाए तो इसने क्या किया था, ड्यू टू द इरेगुलरिटी, कुछ प्रशासनिक अक्षमताओं की वजह से और उस समय चीन के साथ काफी क्लोजनेस होने की भी वजह से इसने क्या किया था, राष्ट्रमंडल खेलों को, मतलब राष्ट्रमंडल जो संस्था है उसको छोड़ दिया था। री अगेन इसने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया एज अ 54th नेशन के रूप में। क्लियर हो गई बात? और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संचित निधि से संबंधित है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 200 नॉट पॉसिबल, 213 नॉट पॉसिबल, 360 बेसिकली दिस इज द रिलेटेड विद द इमरजेंसी पावर, बट ना फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में ही बताई गई है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 266। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? सी। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? सी ना। राइट आंसर 266। इट मींस इसमें संचित निधि जिसे बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ना, दो प्रकार के फंडों को बेसिकली हम पढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड ना। आकस्मिक निधि उसको बोला जाता है और इसको कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि बोला जाता है। आकस्मिक निधि का मतलब जैसे कंटीजेंसी फंड से ही हमें पता चल रहा है कि आकस्मिक दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाए, ड्रॉट पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई भयंकर महामारी आ जाए तो उसमें उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं कर्म योद्धा ग्रंथ किस पर आधारित। देखिए एक कर्म योद्धा जो ग्रंथ है ये लॉन्च किया गया था, देख सकते हैं मोटा भाई जिनको आप बोलते हैं ना, अमित शाह जी ने इस
इस बुक को लॉन्च किया है। बेसिकली एक पर्सन है ना, वो पर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इनके बारे में इस बुक में बताया गया है और उनकी आयुष्मान योजना और विभिन्न प्रकार की सरकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है और उन्होंने किस तरीके से अपने टेन्योर को एक तरीके से लोगों के मन में उत्प्रेरणा का काम किया है उन्होंने, और किस तरीके से अच्छे काम को उन्होंने अंजाम दिया है अपने टाइम पीरियड में, चाहे आर्टिकल 370 रहा हो, अगर मैं बात करूं तो अन्य किसी भी प्रकार के मुद्दों की बात करूं तो हैंडलिंग पावर के बारे में बात की गई है। और इसको लॉन्च किया था किसने? अमित शाह ने, मोटा भाई ने। और किस पर आधारित है? नरेंद्र मोदी जी पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर क्लास? ऑप्शन डी हो जाएगा। और कर्म योद्धा ग्रंथ किस पर आधारित है? नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है। क्लियर हो गई बात? चल अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे भाई जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं। नो डाउट पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन थे नहीं। महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी तो एक ही में बने थे, वो भी 1924 में, और बेलगांव कर्नाटका। इसके बाद से तो उन्होंने बनना ही छोड़ दिया ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पहली बार गांधी जी किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? 1924 बेलगांव कर्नाटका अधिवेशन में। क्लियर हो गई बात? CR दास, चितरंजन दास ना, ये तो भाई उस समय एज थे, उनकी एज थी नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर। मौलाना अबुल कलाम इज द राइट आंसर, सबसे कम उम्र में। और इमेज से भी आप देख चुके होंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले ऐसे व्यक्ति विशेष थे जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्लियर हो गई बात? आईएनसी की बात चल रही थी, तो आईएनसी की स्थापना कब की गई? 1885 में ना। और उस समय किसने अपनी जनहित कल्याणकारी योजनाओं को अमल करने के लिए इस योजना का स्थापना का क्रियान्वयन किया था? एलन ऑक्टिवन ह्यूम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। अगर तरीके से देखा जाए तो उनकी ही महानता की वजह से आईएनसी फलित फूलित हुई उस दौरान 1885 में। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने किस मिशन की घोषणा की है? सनराइज। सबसे आसान है, एज शोन इन द डायग्राम, पिक्चर में भी जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे ज़्यादा रिसर्च पे अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई देश है तो वो कौन है? हमारा नासा। और इसके बाद वर्तमान समय में अपनी इसरो और डीआरडीओ की भी जरूर बात करेंगे भाई ना। इसरो और डीआरडीओ की बात करी जाए तो भाई हमने भी काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं इन दोनों के द्वारा ना। जो हमारा डीआरडीओ है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, और जैसे त्रिशूल डिफेंस मिसाइल हुई तो उसको डेवलपमेंट में। और अगर मैं बात करूं तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी क्लास? इन द विच ईयर ना? डीआरडीओ की स्थापना इन द ईयर ऑफ 1958 ना। एंड व्हेन इसरो एस्टेब्लिश्ड, इसरो इज द टाइम पीरियड ऑफ 1969। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है डियर क्लास? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली में है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। क्लियर हो गई बात ना। डीआरडीओ के जो चीफ है वो कौन है? डायरेक्टर कौन है? अगर चेयरमैन की बात करी जाए तो कौन है ना? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के। और इसरो के कौन है? के सिवान। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने करी? एज शोन इन द फिगर, दिस इज द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, द टाइम पीरियड ऑफ 1753 टू 1983, और दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द राष्ट्रकूटा वाज दंती दुर्ग ना, दंती दुर्ग। अब बात करते हैं किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 11वां मूल कर्तव्य की श्रेणी में जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर ऑफ 2002, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है भैया? शिक्षा देना अनिवार्य, मैंडेटरी कर दिया गया। आर्टिकल 21 का ए। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चल आगे फर्दर देखते हैं। अब अगर बात करी जाए तो मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 42 अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, 42 अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द टाइम पीरियड ऑफ 1976, ओके, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर हो गई बात? तो राइट आंसर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। आगे बात करते हैं। नटराज की मूर्ति में दर्शित दानव
अपस्मारा किसका सूचक है? अज्ञानता का, इग्नोरेंस। जैसा कि आपको प्रीवियस मैंने लेक्चर में दिखाया था, प्रीवियस अभी इमेजेस में दिखाया था ना कि नटराज की भगवान ने जिस पर पैर रखा है वो कौन है? अपस्मारा। क्लियर हो गई बात? वो अज्ञानता, इग्नोरेंस का जो है वो सूचक है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश की है भैया? भूटान, चीन, अफगानिस्तान ना। तो ओनली राइट आंसर किसका करेंगे आप? बांग्लादेश की। लगभग कितनी है? 4096.70 किलोमीटर। 4096.70 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात ना? चल, ये मैप है वहां का। और अगर बांग्लादेश की बात चली है भाई, तो बांग्लादेश के बारे में आपको बता दें, जो आरबीआई का लोगो है उसमें जो बंगाल टाइगर लगाया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो इसी प्रांत में पाया जाता था। इस मीन्स वर्तमान समय में तो हमारे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल अलग हो चुके हैं। उस समय ब्रिटिश इंडिया के समय में क्या हुआ करता था? सिर्फ बंगाल, और सबसे मजबूत प्रेसिडेंसी हुआ करती थी बंगाल प्रेसिडेंसी। क्लियर हो गई बात? तो बांग्लादेश की अगर बात चली है तो भाई बांग्लादेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की करेंसी को क्या बोला जाता है? ये आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ना। बांग्लादेश की करेंसी क्या है और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है भाई? ये तो आप बता लेंगे, आसान सा है, बांग्लादेश की ढाका। क्लियर हो गई बात? चल, नेक्स्ट बात करते हैं, भौंकने वाले हिरण किस देश में पाए जाते हैं? बेसिकली भारत में। अब पर्टिकुलर एरिया की अगर मैं बात करूं तो अगर इंडियन मैप में आप देखेंगे तो इस जोन में, ये वाला जो जोन है, यहां पे पाए जाते हैं ना भौंकने वाले हिरण। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? रेयर हो चुके हैं, मतलब दुर्लभ प्रजातियों में आ चुके हैं कि बहुत इनकी कम ही संख्या बनी है, मतलब कम ही संख्या में ये अब बचे हुए हैं भारत में। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत। कोबरा इफेक्ट किस देश से संबंध? जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, बहुत खतरनाक कोबरा बना हुआ है ना भाई, बच नहीं पाएंगे अगर एक बार आपको काट ले तो। समझ रहे हैं ना? तो अब समझ सकते हैं कि भाई इतना मुंह ओपन है इसका, तो कहीं ना कहीं कोई खतरनाक चीज होगी। अब चलिए इसको आसान सी भाषा में समझते हैं, मेरी बात समझिएगा। सपोज करो कोई महामारी फैल रही है और सरकार ने कोई उसके लिए वैक्सीन ला दी। अब हुआ क्या कि सरकार ने वैक्सीन ला दी, अब समझिएगा मेरी बात को, सरकार ने वैक्सीन बनाने में काफी इन्वेस्टमेंट किया, वैक्सीन ला दी। उस वैक्सीन को लगाने से वो बीमारी और फैल रही है। तो यानी कि आसान सी भाषा में समझिएगा, कोबरा इफेक्ट क्या है? जब सरकार या संस्था किसी चीज को प्रोग्रेस करने के मूड में इन्वेस्टमेंट करे, पैसा लगाए आर्थिक रूप से, और वह योजना फलीभूत ना हो, यानी कि वह योजना बिल्कुल भी फ्लॉप हो जाए आफ्टर इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात? तो इसी को बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। अब तो तुम आंसर खटाखट बता दोगे, सब लोग आंसर जल्दी फटाफट बताओ कि अब इसका आपको क्लू मैंने दे दिया है। अब आंसर आप बताएं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? कोबरा इफेक्ट किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं सब लोग भाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इसके बारे में अभी हाल ही में जिक्र किया था, कोबरा इफेक्ट के बारे में ना, आरबीआई। चलिए बताइए भाई, सब लोगों ने बता दिया तो चलिए हम भी बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से, अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली राजनीति है नहीं, पॉलिटिकल व्यू में हो सकता है कि भाई आप किसी बंदे को सपोर्ट करें और चांस हो, पूरी प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो चुका हो, लेकिन ऐसा पता चले कि आपने जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से जो अपोजिशन वाला बंदा था वो जीत गया। समझ गए ना मेरी बात? जनता समझ गई ना कि फलाने के पास पैसा बहुत है भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो गरीब आदमी है, चलो उससे जिताओ। तो ये ड्रॉबैक हो गया उस योजना का, समझिए बात को। चलिए आगे चलते हैं। अब हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? बिल्कुल राइट आंसर है भाई, और ये आंसर क्लू आपको मिल गया, गोल्डन टाइगर स्पॉटेड इन असम ना। जैसा कि देख रहे हैं, आपको बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना, लेकिन पास मत जाइएगा इसके ना, खतरनाक प्राणी है। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? गुजरात, प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई, मध्य प्रदेश में हो सकती है, असम में हो सकती है, गोवा में ना, गोवा में पॉसिबिलिटी ठीक है, टाइगर रिजर्व है लेकिन उतना ब्रॉड मात्रा में नहीं है। असम विल बी द राइट आंसर। और असम में कहाँ पे देखा गया है ना? असम भी भाई ब्रॉड एरिया है, असम में तो पूरे असम में मिला नहीं होगा। काजीरंगा ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर
और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए पॉपुलर है क्लास? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं आप सब। काजीरंगा जो नेशनल उद्यान है वो किसके लिए पॉपुलर है, किस जानवर के लिए ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताएंगे आप तो हम इसका बाद में आपको राइट आंसर बता देंगे अभी कुछ समय के बाद। अब बात करते हैं हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटीएंस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो ये सब करते रहते हैं, अच्छी चीज़ें। आकाश टैबलेट का डेवलपमेंट हुआ, किसी मिसाइल के बारे की डेवलपमेंट के बारे में हुई ना, तो ये भाई देखो ऐसा है, ये यूपीटीयू वाले नहीं हैं, ये आईआईटीएंस है, तो काफ़ी कुछ अच्छा करते रहते हैं। यूपीटीयू वाले उसमें कमियां निकालते हैं ना। तो आईआईटी कानपुर विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? चल, किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है ना? यूएई विल बी द राइट आंसर ना, क्योंकि ऐसे कोई कंट्री नहीं है जिसके बारे में मैं यहाँ आपको बताऊं अबाउट द मार्स मिशन। इंडिया, अमेरिका, ये रसिया, चाइना होता तो शायद हम एक्सप्लेन भी करते। यूएई मार्स मिशन होप जर्नी बिगन्स। क्लियर क्लास? यूएई। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? संथाल एक किस प्रकार का विद्रोह था? संथाल एक प्रकार की ट्राइब्स थी। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लास 19th सेंचुरी के दौरान, तो उस समय ट्राइबल एंड पीजेंट्स मूवमेंट्स अपने चरम पे, जेनिथ पे हुआ करते थे। रीजन उसका ये था कि अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पॉलिसीज थी वो बहुत ही खराब पॉलिसी थी, और हाई रेट आप समझ सकते हैं 30% to 60% तक हो जाता था। तो भाई एक कल्टीवेटर आदमी जो पीजेंट क्लास का बंदा है वो कितना अमाउंट बियर कर सकता है आप समझ सकते हो। तो इस रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो संथाल विद्रोह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ट्राइबल मूवमेंट था, और किस एरिया से बिलोंग करता है? झारखंड, वर्तमान समय में झारखंड ना, झारखंड से बिलोंग करता है ना। और झारखंड की कैपिटल क्या है जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। और झारखंड के अन्य ट्राइब्स, अन्य प्रमुख जनजातियों के बारे में भी हमको जरा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गई बात? चल आगे चलते हैं। तख्त-ए-ताउस का निर्माण किसके दिशा निर्देशन में हुआ? उस्ताद अहमद लाहौरी। भैया ये तो होंगे नहीं, ये ताजमहल से एसोसिएटेड थे, मेन आर्किटेक्चर थे ना, उस्ताद अहमद लाहौरी। ईसा खां क्या थे? ईसा खां जो थे इन्होंने क्या किया था? अपने हाथों से ताजमहल को बनाया था। तो चलो ये तो दो हट गए। अब बेबादल खां और उस्मान खां में हो सकता है यार, बेबादल खां इज द राइट आंसर। और उस जमाने में आपको बता दूं, तख्त-ए-ताउस के निर्माण में कोहिनूर हीरे का प्रयोग किया गया था, और नादिर शाह बाद में 1739 में लूट ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताना। अब बात करते हैं तख्त-ए-ताउस का निर्माण किसके दिशा निर्देशन में हुआ? बेबादल खां। उस जमाने में इसने इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था, अप्रोक्सीमेटेड ना। और ताजमहल के निर्माण में कितना खर्च किया था? किसने? शाहजहां ने बनवाया था भाई। तो शाहजहां ने कितना खर्च किया था? 8 to 9 करोड़ अप्रोक्सीमेटेड ना, अप्रोक्सीमेटेड भाई देखिए क्या है, एकदम फिक्स वैल्यू काउंट नहीं कर सकते आप ना। तो 1 करोड़ रुपीस ही इन्वेस्टेड टू द कंस्ट्रक्शन तख्त-ए-ताउस, आल्सो नोन एज अ पीकॉक थ्रोन और मयूर सिंहासन ना। और उसका कंस्ट्रक्शन पूर्णतः किसके देखरेख में हुआ? बेबादल खां। अब बात करते हैं ज़ीलैंडिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी इधर भी चर्चा में रहा है ना, चर्चा में रहा है। तो भैया है क्या? मैप में देख करके बच्चा समझ गया होगा, क्योंकि नेवी एयरफोर्स वाला भी काफी आजकल क्या हो गया है? टैलेंटेड हो गया, तुरंत खट्टे से बता देगा भैया। तो क्या है बताइए जरा। अब हम देख रहे हैं कि यार सर चारों तरफ पानी दिख रहा है, तो कोई ना कोई या तो कंटिनेंट होगा, या तो कोई रिवर होगी ना, या तो कोई जानवर होगा इसमें। लेकिन यार जानवर तो बनाए नहीं, आप समझ सकते हैं। ज़ीलैंडिया इज अ न्यू कंटिनेंट। Okay, it means we have a 7 continents, then 8th continent will be ज़ीलैंडिया, नया खोजा गया महाद्वीप। क्लियर हो गई बात ना। तो चल आइए आगे देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डियर कैडेट्स, अगर मैं बात करूं 2020 में आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन जो बोर्ड पे स्लाइड पे आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो वुमन एम्पावरमेंट की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है ना, नारी शक्ति के उत्थान की बात है, वो हमारे सरकार ने काफ़ी प्रमोट किया है, और क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है ना। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में कौन सूरीनाम
के नए राष्ट्रपति। आजकल एक परंपरा बन चुकी है एग्जाम्स में, आपको बताऊं, एशियन कंट्रीज के जो देश हैं, जो छोटे मोटे देश हैं, उनसे क्वेश्चन आता है, या तो अफ्रीका कंटिनेंट जिनको हम जानते भी नहीं हैं ना, उनसे क्वेश्चन आता है। तो ये फोकस करने की बात है, जितना ही छोटा देश है आपके लिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उतना ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है चाइना, श्रीलंका के बारे में क्वेश्चंस ना आए, हो सकता है छोटे मोटे देशों के बारे में आ जाए क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए? इमेज, अगर किसी बच्चे ने इधर बीच इमेज न्यूज देखा होगा तो तुरंत इमेज से पहचान गया होगा। एनीवन गेस? अगर गेस कर चुका है कोई तो हमें जल्दी से बताया भाई ना। चलिए, नहीं गेस कर पाए तो चलिए मैं बता देता हूं। जो इसके राइट आंसर होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। राइट आंसर कौन होगा इसका? चंद्रिका प्रसाद संतोखी इज न्यूली अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। क्लियर हो गई बात? सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इमेज में आप देख भी रहे हैं, शपथ टेकिंग एज अ ओथ सेरेमनी। क्लियर हो गई बात? चल, ओस्को रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ना? इनकी इमेज काफी अच्छे से देख लीजिए। देखिए, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो देखिए बहुत कम एज की महिला, आप समझ सकते हैं। इतने देश में हम लोग एसएससी निकालने का सोचते हैं, एनडीए सीरियस क्रैक करने की सोचते हैं, और देखिए इन्होंने कौन सा एग्जाम क्रैक कर दिया, एक संवैधानिक संस्था का एग्जाम क्रैक कर दिया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो देश की अगर मैं बात करूं तो कौन सा देश है? गैबन। गैबन इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर मूव करते हैं क्लास, डियर क्लास, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना ना। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इमेज में भी मैंने लगा दिया। देखिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो भारत के पहले सीएजी कौन थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, स्पीकर कौन थे, डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और मैटर करता है। पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जरा हमको बताएं, कौन सी देश की थी? पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कौन से देश की बनी, और उस महिला का नाम बताइए। जरा IQ का इस्तेमाल करिएगा और फास्ट हमको आंसर दीजिएगा। कोई बच्चा कमेंट करे और जल्दी से बताए भाई फास्ट, हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होगा। पूरी अगर मैं बात करूं दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इसका राइट आंसर और कौन से देश की थी? श्रीलंका, और महिला का नाम था श्रीमोवा भंडार नायके। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर ना। From the, if we talk about the time period of this 27th November 1888 to 27th February 1956, और टेन्योर इनका स्टार्ट होता है from the 1950 to 1956. This was the first tenure. If we talk about the next question, जल शक्ति मंत्रालय से कौन संबंधित? देखिए काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मिनिस्ट्री है, तो काफी फोकस करने की बात है जल शक्ति मंत्रालय ना। और इसकी बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं, काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, काफी विवादित क्वेश्चन है। अगर इसकी मैं बात करूं तो बच्चा क्या करता है, पुराना डेटा लेकर के अपने पास एग्जाम में जाता है और जबकि नया पूछ लिया जाता है, तो प्लीज अपडेट। इफ यू टॉक अबाउट द वर्तमान में शनि के उपग्रहों की संख्या क्या है ना। आंसर करिए फटाफट, हमको आंसर करिए भाई, जल्दी से बताएं। देखिए कई बच्चा कहेगा सर एज वी नो द नंबर ऑफ Saturn satellites are total are 79. Here is the not option, maybe in the favor of D, but right answer will be the 82 ना। वर्तमान में शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82, और दिस इज द हाईएस्ट नंबर। प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट नंबर जाता है किसके पक्ष में? बृहस्पति के, जुपिटर के। लेकिन सैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसके वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स या बोल दें या मून बोल दें, दोनों चीजें सेम है ना। क्लियर हो गई बात। और ये भी बता दें आपको, यहाँ पे अभी नासा ने ये भी कंफर्म किया है, जो 7 लेयर्स पाई जाती हैं आउटर रिंग में सैटर्न के, वो डिमाइस होना प्रारंभ हो चुकी हैं। मे बी 5 to 6 ही लेयर्स बच पाई हैं ना, क्योंकि गैसेस के प्रेजेंस की वजह से आप देख रहे होंगे सर्कुलर वलय आपको चारों तरफ इसके दिख रहा है ना सैटर्न के, तो ये मे बी डिक्लाइन हो चुकी हो या डिमाइस हो चुकी हो। तो ये ऐसा नासा का कहना है कि जो 7 रिंग्स आउटर साइड में पाई जाती थी वो कुछ कम हो चुकी हैं संख्या में। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं सौर पद्धति का जनक किसे माना जाता है ना। सौर पद्धति का जनक, देखो कई बार बच्चा परेशान रहता है कि सर हाउ टू रिकॉग्नाइज द
प्लैनेट्स नेम फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के क्रम में, बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हम ग्रहों का नाम कैसे याद करें। देखो आज इजी ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, कभी फ्यूचर में नहीं भूलेगा। देखिएगा ट्रिक जो है क्लास, माई वेरी एलिगेंट मदर just served us. My very elegant mother just served us nuts. अब देखिए अगर यहां से हम बात करें डियर क्लास, तो यहां पे हमें क्या हो जाता है कि हमें एक ट्रिक मिल जाती है। यहां पे जो ट्रिक मिल जाती है, उस ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो वो हम आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। देखिएगा हम यहां पे एक सन ड्रॉ कर लिए। अब सन के बाद हम इस तरीके की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और सबसे आसान और इजीएस्ट मेथड होगा, देखिए माई से मैंने मरकरी, तो सन से दूरी के क्रम में जो पहला ग्रह होगा वो कौन सा है, मरकरी। फिर कौन सा होगा, वीनस। फिर इसके बाद मरकरी वीनस के बाद अर्थ होगा, और अर्थ के बाद आपका कौन सा होगा, मार्स होगा, और मार्स के बाद कौन सा होगा आपका, जुपिटर, और जुपिटर के बाद जो होगा आपका सैटर्न। जुपिटर के बाद सैटर्न। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं सैटर्न के बाद, तो सैटर्न के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यूरेनस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यूरेनस के बाद नेपच्यून। क्लियर हो गई बात। तो यानी कि ये इजीएस्ट वे है लर्न करने का, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्लियर हो गई बात। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए प्लूटो को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जो इंटरनेशनल जो संस्था है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, संस्था है, उसने क्या किया है, यूनियन है, उसने क्या किया है, इसको हटा दिया है प्लूटो को। ठीक है, प्लूटो को हटाने का जो मेन कारण था वो क्लास ये था कि इसकी जो मोशन थी वो जिगजैग थी और प्रॉपर ऑर्बिटल शेप में नहीं थी, और कोई फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में ये सूर्य की परिक्रमा को पूरा नहीं करता। देखिए ग्रह और उपग्रह में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उपग्रह जो हैं वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। क्लियर हो गई बात। तो चल अब नेक्स्ट बात करता हूं आगे। तो सौर पद्धति का जनक किसे माना जाता है, तो टॉलमी, भास्कर, आर्यभट्ट, कॉपरनिकस को फादर माना जाता है सोलर सिस्टम को। क्लियर हो गई बात। कॉपरनिकस को क्या माना जाता है, फादर ऑफ सोलर सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। एज वी नो अ ब्यूटीफुल हेयर लेआउट मेंशनिंग इन द पिक्चर। जैसा कि हम देख सकते हैं तस्वीर में, काफी खूबसूरत दृश्य है और सिर्फ एक ही देश की ऐसी हो सकती है। और आपको बता दूं तो ये देश है सर फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल आप हमको बताएं, फिनलैंड की कैपिटल आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि फिनलैंड की कैपिटल है। चलिए मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपको काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए हमने दे दिए। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी। चल अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडिगो रिवॉल्ट्स के बारे में, इंडिगो रिवोल्यूशन के बारे में ना, रिविलियन जो हुए थे 19वीं सेंचुरी के दौरान। तो नील दर्पण अगर मैं बात करूं तो इंडिगो मूवमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है। और नील दर्पण किसकी कृति है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो कुमार विश्वास, अमर्त्य सेन, आर्यभट्ट, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र इज द राइट आंसर डियर क्लास। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जैसा कि पिक्चर से आप समझ गए होंगे, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन पे हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगाने की वजह से वहाँ के जो पीजेंट्स क्लास थे उन्होंने क्या किया था, जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में मूवमेंट्स कर दिया था। लैंड लॉर्ड्स जो थे वो सपोर्ट करते थे किसको, ब्रिटिश ऑफिसर्स को। और जो यहाँ के लोकल किसान थे वो चाहते थे कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ना पे करना पड़े। सो इन दिस रिगार्ड वो क्या चाहते थे कि भाई हमारा मूवमेंट चले, और उसी मूवमेंट पर आधारित नील दर्पण एक कृति लिखी गई। किसको, इसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने। देखिए क्लास हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, लेकिन पिछली बार हमारा जो प्रॉमिस था वो कितना था, 5000 लाइक्स का।
ना, और 5000 लाइक्स हम कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे थोड़ा सा कम रह गए। लेकिन इस बार जो हमने टारगेट आपको रखा है वो 11000 लाइक्स का रखा है। देखिए अगर आपको सेशन, देखिए क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारा मोटिवेशन कैसे होगा आप सबको पता है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने से। जितना भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें शेयर करिए उसमें। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमको बताएं और हम उसका रिप्लाई ज़रूर दिया करेंगे। ठीक है डियर कैडेट्स, तो मैं इसके साथ यहाँ पे सीरीज को 30 क्वेश्चन की सीरीज को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम 30 क्वेश्चन की न्यू सीरीज लेकर के आएंगे और इस प्रकार हम आगे से मैराथन क्लासेस लेकर के आएंगे और हमारा प्रयास है कि 100 क्वेश्चन की सीरीज हो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो। तो आपके मोटिवेशंस के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए और लाइक्स चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।